कि मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ। देखिए क्या कविता है। मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ कि कैसे अंधेरे जमाने से गुजरे। जूतों से ज्यादा देश बदले, खाना खाया युद्ध के मैदानों में और नींद पूरी की हत्यारों के बीच। मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ। अब मैं अनिल जी से गुजारिश करूंगा कि अपनी बात रखिए। दोस्तों बस आधे घंटे और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। धन्यवाद जयप्रकाश जी। दोस्तों सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई कि आज ब्रेख्त के 125 वर्ष पूरे होने पर यह संभवतः पहला कार्यक्रम है जो बिहार में हो रहा है, तो सब लोगों का स्वागत है। यहीं पर लगभग 8 सितंबर को जो हम लोगों ने हबीब तनवीर की शताब्दी मनाई थी, तो उस दिन भी ब्रेख्त के बारे में ऐसी ही चर्चा हुई थी कि क्या हबीब तनवीर ने ब्रेख्त से सीखा। अभी जब जावेद अख्तर जो पहली कविता सुना रहे थे, तो वो थोड़ा तोड़ के दूसरी तरीके से याद है। इतनी अच्छी बातचीत हो रही है। अरविंद भाई ने शुरुआत की, अपना बर्लिन का अनुभव, शोभन जी भाई ने, वीनू जी ने और जावेद साहब ने। हम लोग जानते हैं कि ब्रेख्त शुरू में मार्क्सिस्ट नहीं थे और वो मूलतः उनका जो 24 साल की उम्र में ही पूरे जर्मनी का वो स्टार बन गया था, मात्र 24, अपनी कविता की वजह से, अपने नाटक की वजह से। और 3 पेनी ओपेरा जो उनका महान नाटक है, उससे उनको इतना पैसा होने लगा कि उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 1 मई 1929 को अपनी कमरे की खिड़की से उन्होंने देखा कि मजदूरों के जुलूस में, मई दिवस के जुलूस पर इतनी निशंसता और बर्बरता पूर्वक उस पर हमला हुआ कि उसके बाद वो धीरे धीरे मार्क्सिज्म की तरफ गया। और जिसके प्रयोग के बारे में बताया, वी इफेक्ट, वर्फ्रुम टुंग कहते हैं इफेक्ट, एलिनेशन इफेक्ट, वो जब आने लगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत नाजी पार्टी को होने लगी। और 33 में हिटलर वहां सत्ता में आ जाता है। और देखिएगा इतिहास का क्या पेच है। जनवरी में वो पावर में आता है और 27 अगस्त को जर्मनी की जो संसद है राइक्सटैग, वहां आग लगा दिया जाता है। और जिस दिन जर्मनी में राइक्सटैग में आग लगाता है, लगता है जर्मनी, उसके अगले दिन जर्मनी से भागते हैं। और जैसा कि कहा ठीक जावेद साहब ने, डेनमार्क गया, चेकोस्लोवाकिया भागा, फिर वहां खदेड़ा गया, फिनलैंड भागा, पूरा स्कैंडिनेवियाई देशों में भागे, रूस गए, सोवियत संघ गए, अमेरिका गए। तो जो कविता सुनाई उसको मैं भी एक बार फिर सुनाता हूं, क्योंकि यहां जब सत्ता में आए थे मोदी जी, तो जिनको नोबेल प्राइज मिला, वहां वाले बैंगलोर वाले जो बोले कि आएंगे तो हम लोग देश हमको छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा लोग को, कि अरे गद्दार है, मतलब आप भाग जाइएगा। यही ब्रेख्त को सब कहता था कि तुम जर्मनी छोड़ के भाग गया, तुमको रहना चाहिए था, क्योंकि जर्मनी में रहता तो जर्मनी में हिटलर के आने के साथ ही उसकी किताबों को जलाया गया था। क्यों? नाटक के लिए। नाटक में जो नया सिद्धांत दिया, क्या वो चीज थी? तो भागा। तो जो जावेद साहब कविता सुनाए कि मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ। देखिए क्या कविता है। मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ कि कैसे अंधेरे जमाने से गुजरे। जूतों से ज्यादा देश बदले, खाना खाया युद्ध के मैदानों में और नींद पूरी की हत्यारों के बीच। मेरे बारे में सोचना तो थोड़ी रियायत के साथ। ये हिटलर का वो आतंक था और जिस तरीके से कहर बरपाया गया पूरे देश में। एक बड़ी अच्छी बातचीत हुई। जैसे होता है कि परवेज अख्तर यहाँ के एक निर्देशक हैं, आप लोग सब लोग जानते होंगे जो नए लोग, तो बड़ा अच्छा कहते थे। हम लोग कहते थे कि भाई स्टानिस्लावस्की स्कूल और ब्रेख्त स्कूल। तो स्टानिस्लावस्की मतलब अनीश अंकुर है, अकबर का रोल कर रहा है, तो अकबर जैसे करता था वैसे ही उसको करना है। उसका चाल ढाल, हाव भाव सबका अध्ययन करे। ब्रेख्त कहता है इसकी जरूरत नहीं है। अनीश अंकुर मान लीजिए कि अकबर है, तो हम लोग कहते कि इसका उदाहरण बताइए, तो बड़ा अच्छा उदाहरण वो बताते थे। कहते नसरुद्दीन शाह को देखे हैं, ये स्टानिस्लावस्की स्कूल का एक्टर, और ओमपुरी ब्रेख्तियन स्कूल का।
तो बोले क्यों? तो सब नाटक में, सब सिनेमा में करता है तो ओमपुरी लगता है ओमपुरी है। बोला कि यही ब्रेख्त है। और दूसरा ब्रेख्तियन एक्टर बहुत बड़ा माना जाता है उत्पल दत्त। लेकिन अब मान लीजिए कि एक बड़ी चीज आजकल हम लोग की आदत है, एलिनेशन इफेक्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा हम लोग का आदत है कालिदास आज भी प्रासंगिक हैं, भवभूति आज भी प्रासंगिक हैं, 2000 साल के बाद आज भी सब कुछ ब्रेक कहते थे कि सब बेकार के बात है। सब जब प्रासंगिक हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? आपका क्या काम है? 2000 साल के बाद वही प्रासंगिक रहेगा तो कहते थे कि मान लीजिए कि आप शकुंतला है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का नाटक आप कीजिएगा, मान लीजिए आज आप करते हैं तो कैसे एलियनेशन इफेक्ट आता है आप देखिएगा। तो क्या है, राजा दुष्यंत है, उसको प्रेम होता है, प्रेम होता है तो उसको एगो अंगूठी देता है निशानी के लिए, भूल जाता है। मान लीजिए आज आप ये नाटक कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? आज डेमोक्रेसी है, आई पूरा नाटक बेचारा राजा था ना, शाप दिया हुआ था, भूल गया था। अरे राजा लंपट, तुम राजा है, तुम बोला कि तुम्हारे साथ शादी करेंगे, हम भूल गए। आज आप करिए तो राजा के पक्ष में नाटक कीजिएगा। राजा को बचाने के लिए नाटक है पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आज आप करते ब्रेख्तियन टेक्निक क्या है? तो मान लीजिए कि ब्रेख्तियन तकनीक ये है कि आप एक तो सूत्रधार लाते हैं, कहते हैं कि देखिए वो जा रहा है राजा, अभी वो भूल जाएगा, ताकि दर्शक को आप एलियनेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये ब्रेख्तियन टेक्निक हो कि दर्शक को इन्वॉल्व, मोहाविष्ट मत हो जाने दीजिए। जैसे अरस्तु की बात की थी हबीब तन, अरस्तु का क्या था? अरस्तु तक 3 यूनिटी नाटक में होना चाहिए, टाइम स्पेस एंड एक्शन का। ब्रेक बोला कि सबसे पहले इसको ब्रेक करो, और इसको कि जो जावेद अख्तर बोले जो चीनी ड्रामा है, एशियाई ड्रामा, ब्रेख्त ने सबसे ज्यादा सीखा। वो चीन का जो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, जब सोवियत संघ में जब वो अभिनय करने गए, मेरी लैफ हैंग, उसको जब उसने अभिनय करते देखा तो बोला कि अरे ये तो चरित्र निभा भी रही है और है भी नहीं। इसलिए ब्रेक का सबसे प्रमुख मोटो है कि आप किंग लियर कर रहे हैं तो लियर मत बन जाइए, आप दिखाइए कि आप लियर। हाँ, चाय दे दो ना जी। हाँ, तो आप ये दिखाइए कि आप लियर हैं। ठीक है, सही। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रेक का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मैं मानता हूं, और वो ये कि नाटक में, जैसे मान लीजिए कि इडिपस नाटक है, इडिपस अगर आप लोग पढ़े होंगे, ग्रीक ट्रेजेडी का महान नाटक। नाटक कहां से शुरू होता है? जैसे ही इडिपस पैदा होता है तो देवताओं लोग भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो पैदा हो रहा है आदमी, ये अपने पिता की हत्या करेगा, अपनी मां के साथ संतान उत्पन्न करेगा, अंधा होगा और दर दर की ठोकरें खाएगा। सुनिएगा ध्यान से, देवता भविष्यवाणी करते हैं कि अपने पिता की हत्या करेगा, अपनी मां से संतान उत्पन्न करेगा। इसलिए मां और बेटे का जो रिश्ता होता है उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अंधा होगा दर दर के, देवता लोग भविष्यवाणी करते हैं। मतलब आपकी नियति तय है, आपका भाग्य निर्धारित है। ब्रेख्त बोला कि ये नहीं चलेगा नाटक में, हम आज करेंगे तो नियति मेरा तय करेगा, भाग्य तय करेगा। बोला कि नियति कौन तय करता है? सामाजिक आर्थिक शक्तियां तय करती हैं। कौन शक्तियां हैं? उनका एड्रेस होता है, उसका चेहरा होता है, उसकी पहचान करो नाटक में। कोई ईश्वर नहीं होता है। इसलिए ग्रीक ट्रेजेडी में आप देखिएगा कि सब नाटक में देवता आता है, देवता तय किए हुए, नियति तय किए हुए। ये जो मिथ को सबसे पहले ध्वस्त किया तो उस आदमी का नाम था बर्तोल्ट ब्रेख्त। और आप देखिए कि जैसे नाटक में आप दर्शक है, नाटक देख रहा है तो दर्शक एक मॉब हो गया। अब मान ली हीरो है नाटक का, उसकी जो त्रासदी है दर्शक उससे बाहर चला जा रहा है। तो ब्रेख्त कहता था कि मोहाविष्ट तो तोड़ा कैसे जाए, तो बीच में वो मोन्टाज का इस्तेमाल करते, फिल्म का इस्तेमाल किया, गाने का इस्तेमाल किया, पोस्टर का इस्तेमाल किया, ब्रेक किया आपको, ताकि आप उसमें बह मत जाइए। अब ये सुनने में बहुत अजीब लगती है। और हीरो के साथ आइडेंटिफाई मत कीजिए। आइडेंटिफाई किसके साथ कीजिए? उन परिस्थितियों में, उन सिचुएशंस में जहां से वो या आदमी ऐसा एक्ट करता है। जब परिस्थितियों को जानिएगा तो आप परिस्थिति को बदलने की कोशिश कीजिएगा। तो कहता था कि दर्शक नहीं बनाओ, दार्शनिक बनाओ।
और ऐसा दर्शक बनाए, ऐसा जो दार्शनिकों की तरफ खाली व्याख्या ना करे बल्कि उसको बदले। तो ये, और ये नहीं, जो पहले का नाटक था अरस्तु का नाटक, उसकी कमी थी कि दुनिया जैसी है ठहरी हुई है, सब कुछ तय है। ये कहता था कि नहीं, चीजों को फ्लक्स में दिखाइए, बदलती हुई अवस्था में दिखाइए, और बदलती हुई अवस्था में दिखाइएगा तो हम इसको बदल भी सकते हैं। ये बात ब्रेख्त का सबसे ज्यादा ये है। फासिज्म के बारे में आप अगर अध्ययन कीजिएगा, फांसीवाद के बारे में, तो भारत में देखिए लिबरल लोग जितने हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक लोग कहेंगे कि हाँ फासिज्म बहुत गड़बड़ है, अति करता है। लेकिन ब्रेख्त कहता था कि अगर आप फासिज्म से लड़ना चाहते हैं और प्रॉपर्टी संपत्ति संबंध के बारे में चुप रहते हैं, तो आप वैसे ही आदमी हैं जो आप चाहते हैं कि बकरा तो कटे लेकिन खून नहीं बहे। खून दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। बकरा कटे, मांस खाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लड बर्दाश्त नहीं होता। तो कहता फासिज्म प्रॉपर्टी रिलेशन से पैदा होता है, संपत्ति संबंध, बिजनेस डील से पैदा होता है, अंबानी अडानी से पैदा होता है फासिज्म, व्यापारिक समझौतों से पैदा होता है। ये ब्रेख्त का इंसाइट था जो किसी लोगों को के पास नहीं था, बर्तोल्ट ब्रेख्त के अलावा दूसरा कोई आदमी इस बात को नहीं बात करता था। एक बात जो थी, ब्रेख्त पर सबसे अच्छा जो काम किया, वो आपको याद होगा, फासिज्म का भी बहुत अच्छा, वाल्टर बेंजामिन, उसकी बहुत अच्छी किताब आपको मिले, अंडरस्टैंडिंग ब्रेख्त। वो बेचारा ब्रेख्त का पूरा उससे डिस्कशन था 1940 में। वो घिर गया हिटलर के फौज के द्वारा, तो अपने आप को गोली मार लिया था वाल्टर बेंजामिन। वो उसने कहा कि एपिक थिएटर जिसके बारे में बताया शोभन जी ने, क्या है? और ये इरविन पिस्काटर, जो आप लोग जानते होंगे थिएटर से जुड़े लोग, जर्मनी में एक्टिंग को चेंज किया ब्रेख्त, लेकिन स्टेज टेक्निक को चेंज किया ये इरविन पिस्काटर, जिसके बारे में कोट उन्होंने सुनाया कि नाटक में वार कैसे आएगा, इन्फ्लेशन कैसे आएगा, आधुनिक दुनिया कैसे है, क्योंकि ये सब तो नाटक में, ये सब भी विषय आज भी सब कहता है, नाटक शाश्वत विषयों के लिए है, ये डे टू डे समकालीन विषयों के लिए नहीं है। तो ये यहां पर ब्रेख्त का ये था कि वो स्टेज में टेक्निक आया, साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ, तो इरविन पिस्काटर ने रिवॉल्विंग स्टेज बनाया, और उसके बाद ये एक्टिंग में तब्दीली। दूसरा एक ब्रेख्त का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसके बारे में हल्की चर्चा, डिडैक्टिक थिएटर का। ब्रेख्त कहता था कि जो नाटक में है वो शैक्षणिक माध्यम में, शिक्षण भी होना चाहिए। तो लोग कहता था कि अरे हमारा दर्शक है, आप लोग मान लीजिए दर्शक हैं, आप लोग एबीसी के बच्चा है कि आपको कोई सिखाएगा? आप सिखाइएगा, हम मनोरंजन के लिए आए और आप हमको सिखाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ब्रेख्त कहता था कि मनोरंजन और शिक्षण, ये दो चीजें कब से आया? बोले बुर्जुआ सोसाइटी का देना है। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, ताकि कहीं नौकरी प्राप्त करना है, उसके लिए मुनाफा। तो ये जो शिक्षण का ये जो तरीका था, इसको मनोरंजन से डिलिंक किया गया, इसको अलग किया। तो ये खत्म कैसे होगा? तो जब उत्पादकता पर जब सामूहिक अधिकार हो जाएगा, प्राइवेट हैंड्स के लिए नहीं, प्राइवेट कैपिटलिस्ट के लिए अगर नहीं करेगा, तो मनोरंजन और शिक्षण का माध्यम खत्म हो जाएगा। जो जिस चीज, जैसे बच्चा को देखिए सीखता भी है, मनोरंजन भी होता है, यही चीज नाटक में होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उनकी काफी आलोचना की गई। दूसरी बात, एक बहुत महान बहस है हम लोग की, जिस पर जॉर्ज लुकास से जो हम लोग अभी बात हुई, हम लोग को भी आदत है कहने की कि प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक है। कहता कि अतीत को समकालीन बनाना राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक है। अतीत को अतीत रहने दीजिए, आपका जो एलियनेशन है अतीत से जो आपकी दूरी है, उस दूरी को कभी कम मत कीजिए। लुकास कहता था कि अतीत को समकालीन बनाते जाइए, तो आज वो समकालीन हो जाता। ब्रेख्त कहता था कि नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। और फासिज्म के लिए, रिएक्शनरी पॉलिटिक्स के लिए यहीं से ताकत मिलती है। कहता ना कि हमारा जो वेद पुराण सनातन है, अतीत है, आज भी समकालीन है, आज भी सीखने की चीज है। तो अगर ब्रेख्त को मानते हैं तो ये चीज आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा इंसाइट था, न सिर्फ इसमें
नाटक की दुनिया में बल्कि साहित्य में भी इसने उसको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि अतीत को समकालीन नहीं बनाइए। और इस चीज को हम हिंदी साहित्य में देखे हैं, इसका बहुत नुकसान हुआ है। तमाम पुरानी चीजों को आजकल जो जितना लिटरेचर विभिन्न प्रकाशनों से आप छप रहा है, आप देखिए नए लेखकों को। एवं अमीश त्रिपाठी करके लेखक है, अंग्रेजी का 3rd ग्रेड का लेखक है, शिवा ट्रायोलॉजी उसका लिखा है। क्या कहता है कि जो अतीत है वो हमको सीखना उसी से है। तो हम ब्रेख्त को जब करते हैं, ब्रेख्त का नाटक करते हैं या ब्रेख्त को पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ये सीख है। जिसको बोला ना शायद, हाँ शोभन जी, इंपैथी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इमोशन को प्रमुखता नहीं देती है, लेकिन घिसा पिटा पुराना घटिया इमोशन आप देखिएगा। आप हिंदी सिनेमा हम देखते हैं तो हम अपने मोहल्ला का देखते हैं, जो सबसे ज्यादा बेईमानी करता था, खूब रोता था, झरझर आंसू गिरता था घटिया सीन पर। 2 कौड़ी का सीन है जिस पर आपको लगेगा उस पर रो रहा है, तो कहता कि ऐसा इमोशन फैलाने का नाटक का काम नहीं है। इमोशन एक इन्फॉर्म्ड इमोशन होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड इमोशन होना का, जैसे कोई नाटक का दृश्य हो रहा है तो दर्शक, ब्रेक कहता था कि सहानुभूति आपको नहीं, उसको शौक होना चाहिए, चकित कर दिया, अरे ये पात्र ऐसा कर रहा है जबकि परिस्थिति इसकी ऐसी है, इसको तो ऐसा करना चाहिए, ये क्या कर रहा है ये। ब्रेक का था कि उसके भीतर भावावेश मत पैदा कीजिए, उसको स्तब्ध कीजिए कि आखिर ये चीज ऐसे क्यों घट रही है। और एरिस्टोटेलियन नाटक में जो कैथारसिस जिसको कहते हैं, भावोच्छ्वास पैदा करना नाटक के दौरान। अब सब कहेगा कि क्या रोल किया, दर्शकों को अपने साथ बहा के ले गया, एक बहुत घटिया चीज है बतौर ब्रेक। कहता कि ब्रेक दर्शक कहां आया, मॉब मत बनाइए, यही फासिस्ट करता है, दर्शक को मॉब मेंटालिटी में आप भी नाटक में मत कीजिए। आप देखिएगा, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले हुए जितने छात्र क्या किया, एक्टर को सब्जेक्ट नहीं रहने दिया सर, एक्टर को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। अभिनेता है उसका निष्क्रिय है। यही ब्रेक कहता था कि दर्शक को निष्क्रिय एंटिटी मत रहने दो, वो एक सक्रिय जागरूक हो कि ये जो दृश्य नाटक में यहां पर खेला जा रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज उसको, और ये बात है कि थोड़ा आसान आपको लग रहा है लेकिन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल। और इसके लिए जिसको कि पूछा गया ब्रेक से कि आपको समझदारी कैसे हुई, तो बोला बहुत अच्छा कि अगर हम मार्क्स का पूंजी नहीं पढ़े होते, कैपिटल नहीं पढ़े होते, और उससे भी ज्यादा हेगेल में एक कॉन्सेप्ट आता, थिंक इन इटसेल्फ टू थिंक फॉर इटसेल्फ। हेगेलियन कॉन्सेप्ट था जिसको मार्क्स ने मैनिफेस्टो में क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ तक वो उसको ये किया। तो बोला कि हमने वहां से उसको सीखा। और ये एक बहुत बड़ी बात थी। अंत में 2 बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ब्रेक पर लगता था कि भाई एस्थेटिक सौंदर्य जो है उसके साथ आप ये मत कीजिए। तो बड़ा अच्छा ब्रेक ने लिखा कि एक हम बैले तैयार किए, नाटक उसमें गीत भी था। तो एक मजदूर देख रहा था, तो मजदूर आके हमसे मिला, बोला कि सर आप इस गीत में थोड़ा सा सोवियत संघ की चर्चा कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो ब्रेक ने उसको जवाब दिया कि अगर हम सोवियत संघ का अगर इसमें जबरदस्ती ठोस देते तो इसका सौंदर्य ढह जाता। तो ब्रेक आगे लिखते हैं कि मजदूर खाली सर हिलाया, मुस्कुरा दिया। ब्रेक लिखते हैं कि इसकी मुस्कुराहट ने मेरे पूरे सौंदर्य का ढांचा ढा दिया। कुछ नहीं बोला मजदूर, खाली मुस्कुराया। अब बोला कि मेरा पूरा सौंदर्य का ढांचा ढह गया। तो ये दिक्कत थी। लेकिन एक चीज और थी जिसको कि जावेद साहब हमेशा दोहराते हैं, कहते भी हैं अपने कई भाषणों में, इनको कहते हैं, इनकी किताब है रंगमंच की लोकधारा, उसमें भी कहा कि सोवियत संघ में 1934 में जब सोशलिस्ट रियलिज्म को जब ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया गया, ये भी सोशलिस्ट रियलिस्ट था, वो मानता था कि वो ना, लेकिन उसने एक जगह आलोचना की है। तो सोशलिस्ट रियलिज्म क्या था भाई? तो मार्क्स का प्रिय लेखक कौन था? बाल्जाक। प्रोग्रेसिव नहीं था, रिएक्शनरी आदमी था वो।
लेनिन का सबसे प्रिय लेखक कौन था? टॉल्स्टॉय। तो ये लोग बोले कि बाल्जाक की रचनाओं में और टॉल्स्टॉय की रचनाओं में जो सोशलिस्ट रियलिज्म है वही लेखकों को लिखने का तरीका होना चाहिए। यही बात शोभन चक्रवर्ती ने बहुत अच्छे से कहा कि रियलिज्म का ये फॉर्म है, ये अच्छी बात नहीं है। रियलिज्म कहीं से भी ला सकता है, कई रंग से ले से आ सकता है। और यहां उसने आलोचना की उसकी, यहां उसने कहा कि ये बात सही नहीं है, हम रियलिस्ट होंगे तब तो कहीं से ला सकते हैं। तो यहां सोवियत संघ की जो पॉलिसी थी इसको भी उसने क्रिटिक किया। और इसीलिए जब बर्लिन आए इस जर्मनी जीडीआर में, जिसके बारे में अरविंद भाई ने जिक्र किया, सोवियत संघ के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जब वो आए तो वहां भी वो जो प्रयोग कर रहे थे तो वहां भी कहता था कि स्टानिस्लावस्की बड़ा महान माना जाता है कि स्टानिस्लावस्की को फॉलो कीजिए। मैं आप सब लोगों को जो एक्टर हैं, स्टानिस्लावस्की पर ब्रेख्त का 4 लेख है। वो बोला कि मेथड एक्टिंग जिसको कहते हैं, जैसे माँ हम रोल कर रहे हैं नाटक में कि हमारे पिता मर गए, लेकिन असली जीवन में तो नहीं मरे, तो क्या कीजिएगा, कैसे लाइएगा? तो कहता कि इमोशनल मेमोरी को इवोक कीजिए, आप मानिए कि आपके पिता ऐसे हो गए। यह स्टानिस्लावस्की का स्कूल था। और वैसे ही मेकअप कीजिए, वैसे ही हो जाइए, जो मास्को आर्ट थिएटर का जो पूरी ट्रेनिंग है, इसकी ब्रेख्त कहते हैं कि ये नए समय के लिए, खास करके जो समाज में तब्दीली लाना चाहता है, जो ये दिखलाना चाहता है कि समाज ठहरा हुआ नहीं है, ये बदलता है। और हम लोगों का ये काम है कि जो दुनिया जैसी है, दर्शक जैसा है, उसकी रुचियों का परिष्कार करना है, उसकी रुचि को आगे बढ़ाना है। ये काम उससे नहीं होगा, इसके लिए जरूरी है कि आप उसको ब्रेक कीजिए। इसलिए गीतों का इस्तेमाल होता था। हबीब तनवीर ने अपने पूरे, इसमें उनका इंटरव्यू हुआ, हम लोग पिछली बातचीत 8 सितंबर को यहाँ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे ब्रेक कहता था कि आप मंच पर बैठे हुए हैं, जो हम लोग के एशियाई नाटक में होता है, पात्र वही बदलता है, वही कपड़ा बदला। तो ब्रेक तो बोला कि देखने दीजिए कि उसको, हम लोग आते हैं कि नहीं, ड्रेसिंग रूम में आए, बदल बदल के आप हमको अचानक देखे, कह रहे ये तो कितना, बोला कि नहीं, आप दर्शक के सामने कि हाँ यही आदमी था, ये अनिलीय अंशुमन थे जो अभी वो गुंडा का रोल कर रहा है। तो मान लीजिए कि मतलब वो दिखना चाहिए कि उसको ये बस वो आजकल वही हो गए हैं, तो क्या कहें। जावेद साहब को निकलना है, बस मेरा भी खत्म ही हो गया। हाँ दोस्तों, चूंकि वक्त काफी बीत चुका है, जावेद साहब को निकलना भी है। अंत में इतना ही कहना है कि ब्रेख्त की ठीक से रीडिंग होनी चाहिए। ब्रेख्त के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है, और खास करके सोशलिस्ट रियलिज्म के संदर्भ में, रियलिज्म के बारे में, प्रोलेटेरियन मजदूर वर्ग के बारे में बहुत सारा राइटिंग है उनका, जो पढ़ने दिक्कत है कि नाटक में, नाटक के लड़के पढ़ते ही नहीं है। ऐसा ना सिखाया गया है हम लोग कि नाटक करने की चीज है, ये पढ़ने का चीज थोड़े है, पढ़ने लिखने वालों का काम। अब पूरा हम लोग के रंगमंच में 30 साल से ही दुष्प्रचार चल रहा है, इसलिए कोई लड़का आपको पढ़ने लिखने का नहीं मिलेगा। और 2 साल काम करके होगा कि जैसे यहाँ से दिल्ली बंबई भागे, अब कुछ करता नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य है कि ब्रेख्त का 100 साल हुआ था जब 1998 में, वो कार्यक्रम भी हम लोगों ने मनाया था, और आज भी 125 साल के बाद भी उनको फिर से जो फैमिलियराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक अभिनेता में बहुत मुश्किल है। ये कैसे दिखाएगा, इसको ठीक से, इस पर और ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है, इस पर और ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और अंत में ब्रेक की ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो ब्रेक कहते थे कि अगर आप फासिज्म से लड़ना चाहते हैं तो लिबरल डेमोक्रेट लोगों का जो तरीका होता है कि संपत्ति संबंध को, प्रॉपर्टी रिलेशंस को टारगेट कीजिए, नहीं तो फासिज्म से आप कभी नहीं लड़ पाएंगे। यही मेरे ख्याल से ब्रेक की तमाम नाटकों की सीख है, थ्री पेनी ओपेरा से लेके मदर कैरेज, मदर गोरकी का नाटक, वो पुराने नाटकों का पुनर्लेखन करते थे कि पुराना बर्बाद हो गया, उसको नए तरीके से लिखा करो। और ये जो नाटक है गोरकी का किया, यही नाटक उनका हिटलर के आने के पहले जो उन्होंने किया, व्यमार 33 साल 34 साल, इसी से हिटलर को, उसकी पूरी नाजी पार्टी को बहुत गुस्सा था इस बात को
तो सब बातों को देखना है, समझना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप सब लोग बैठे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।